नमस्कार किसान भाइयों, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए सबसे पहले नजर डालें आज के मुख्य समाचारों पर। किसान भाइयों, वर्तमान समय में लत्तर वाली सब्जियों का करें कीटों से बचाव। धान की सीधी बुआई के लिए करें ड्रम सीडर कृषि यंत्र का उपयोग। ओल की खेती कर सफल किसान बने रामानंद प्रसाद चौधरी। वर्तमान समय में लत्तर वाली सब्जियों में कीटों से बचाव करना बेहद आवश्यक है। इस विषय पर विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पौधा संरक्षण पटना के निदेशक सुजीत नाथ मल्लिक। कृषक बंधुओं, अभी वर्तमान समय में जो सब्जी आपके खेतों में लगी हुई है, वहाँ लत्तर वाली जितनी भी सब्जियाँ हैं उसमें मुख्यतः फ्रूट फ्लाई का समस्या नज़र आता है। फ्रूट फ्लाई में इसको आप कृषक बंधु अच्छे ढंग से पहचानते हैं। वहाँ जब देखेंगे कि उसमें जब फसल को तोड़ते हैं और हाथ में लेते हैं तो पीले हो जाते हैं और उसके अंदर से पिल्लू निकलता है। या कद्दू हो या करेला हो या नेनुआ हो, इस तरह की जितनी भी लत्तरदारी सब्जी है सब में आपको वो फ्रूट फ्लाई, जिसको फल मक्खी कहते हैं, उस तरह के कीड़े आते हैं। उसके प्रबंधन के लिए आप सीधे कीटनाशी, जो रासायनिक कीटनाशी में न जा करके उन कीड़ों के लिए जो नोमैट्रैप, जो बायोपेस्टिसाइड है, उसका उपयोग करना चाहिए। नोमैट्रैप एक तरह से बायोपेस्टिसाइड के रूप में ही काम करता है, जिसमें कि हमारा रसायन नहीं मिला रहता है। और उसके लगा देने से खेत में अगर 1 हेक्टेयर में 4 जगह नोमैट्रैप लगाते हैं तो उसके फ्रूट फ्लाई के जितने भी पतंगे होंगे उसके अंदर आके फंस जाएंगे, जिसके कारण कि उसकी समस्या और यह नहीं पैदा होगी और किसान बिना कीटनाशी का स्प्रे किए हुए ही फ्रूट फ्लाई से निश्चिंत हो सकते हैं। व्यावसायिक फूलों में गेंदा का काफी मांग है। गेंदा फूल की जुलाई माह से रोपाई कर सकते हैं। इसके उन्नत प्रभेद हैं अफ्रीकी मेरीगोल्ड और फ्रांसीसी गेंदा। प्लास्टिक ड्रम सीडर के द्वारा एक व्यक्ति 8 घंटे में 1 हेक्टेयर में धान की सीधी बुआई कर सकता है। इस यंत्र द्वारा एक बार में 2.4 मीटर कतार में बीज की बुआई होती है। इससे समय, लागत और श्रम तीनों की बचत होती है। वहीं धान की अधिक उपज की प्राप्ति की जा सकती है। ओल एक नकदी फसल है और ओल की मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है। बागों के खाली जमीन पर ओल और अदरक जैसी फसलों को लगाकर दोहरा लाभ की प्राप्ति की जा सकती है। ऐसा ही लाभ ले रहे हैं समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड के प्रगतिशील कृषक रामानंद प्रसाद चौधरी। आइए सुनते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। अगर धान और मकई की खेती की अपेक्षा इसकी खेती की जाए तो ज़्यादा लाभप्रद है। इसकी मार्केटिंग भी अधिक है। होलसेलर्स यहाँ से इसके प्रोडक्ट जो बनते हैं, अचार बनते हैं, हलवा बनते हैं, मिठाई भी इसका बनता है ओल से। और ख़ासकर यहाँ की होलसेल मार्केटिंग बांग्लादेश भेजा जाता है इस ओल को, चूँकि वहाँ के लोग और बंगाली फैमिली ज़्यादा ओल को पसंद करते हैं। इसको पंक्ति से पंक्तिबद्ध तरीके से मैंने लगाया। इसका डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर मैंने मेंटेन किया, जो वैज्ञानिक रूप से निर्धारित और बताया गया है। इसके वेराइटीज़ जो है, पहले हम वेराइटीज़ पर आ जाते हैं। इसके वेराइटीज़ सबसे लेटेस्ट वेराइटी गजेंद्र है, जो राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से इसके कंद को मैंने उपलब्ध कराया और प्रोपगेट करके इस बार मैंने 2 एकड़ में कर रखा है। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां मंडी के भाव में आई उछाल और गिरावट की जानकारी लेंगे। बैगन 20 रुपये प्रति किलोग्राम, करेला 24 रुपये प्रति किलोग्राम, परवल 20 रुपये प्रति किलोग्राम, भिंडी 20 रुपये प्रति किलोग्राम और टमाटर 40 रुपये प्रति किलोग्राम। टमाटर 40 रुपये, भिंडी 20 रुपये, परवल 20 रुपये, बैगन 24 रुपये, करेला 24 रुपये, नेनुआ 16 रुपये। आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार छिटपुट बारिश होने की संभावना है। साथ ही कल का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी आपने खेती से संबंधित नई तकनीक, मंडी भाव और मौसम के विषय में जाना। आइए अब आपको इस कार्यक्रम की अगली सेगमेंट की ओर लिए चलते हैं, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा खेती से संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कृषि दर्शन के इस भाग में आप सभी किसान भाइयों बहनों का स्वागत।
किसान भाइयों, सामान्य वर्षा से अधिक जब वर्षा हो जाती है तो ऐसी स्थिति में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो अन्य फसलों के अलावा धान जैसी फसल में मुश्किलें और कठिनाइयाँ उत्पन्न कर देता है। यदि आप बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से आते हैं तो इस तरह की स्थितियाँ आपके सामने अवश्य आती होंगी। तो आइए आज हम आपको इसी विषय से संबंधित बातचीत पर ले चलते हैं और आइए हम आज के विषय बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में धान की वैज्ञानिक खेती पर बात करते हैं। इस विषय पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शरद कुमार द्विवेदी जी, जो वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पटना में। नमस्कार सर। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं सर कि पूर्वी भारत में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की स्थिति क्या है और उसकी समस्याएं क्या क्या हैं। जैसा कि हम जब किसान भाई आपको बताना चाहेंगे कि पूर्वी भारत जो कि जैसे कि उसमें आसाम, बिहार, आपका जो है झारखंड है, उड़ीसा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये राज्य आते हैं। इन राज्यों में जो कि बाढ़ग्रस्त स्थिति जो है बहुत ही भयावह है। इससे जो है धान के उत्पादन और उत्पादकता दोनों बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। अगर पूरे भारत की बात करें तो लगभग जो है 207 लाख हेक्टेयर जो एरिया है वो वर्षा आधारित है और उसमें से 162 लाख हेक्टेयर जो आपका ये जो है क्षेत्र जो है वो पूर्वी भारत का भाग है। इस 162 लाख हेक्टेयर में से आप देखें तो 30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो बाढ़ से प्रभावित है। तो ऐसे में यदि किसान भाई बाढ़ अवरोधी धान की प्रजाति अपनाते हैं तो कौन कौन सी प्रजातियां हैं तथा उनका उत्पादन क्या है, इसके बारे में विस्तार से हमारे किसान भाइयों को। कृषि वैज्ञानिकों ने कुछ प्रजातियों का विकास किया है, जैसे कि आपका ये स्वर्णा सबुअन है, IR 64 सबुअन है, वैदेही है, जलनिधि है, जलपुष्प है, जलप्रिया है। इन प्रजातियों की एक तो क्या है, इनमें बाढ़ अवरोधन की क्षमता है और दूसरा इनका जो उत्पादन है वो भी लगभग 3.5 से 4 टन पर हेक्टेयर तक है। जहां बाढ़ग्रस्त स्थितियों में आप देखिए कि जो प्रजातियां हैं वो 1 से 2 टन तक ही सीमित रह जाती हैं, यानी उनकी उत्पादन क्षमता बहुत कम हो जाती है, 50% से भी कम। वहीं इन प्रजातियों के उत्पादन से आप देखिए तो लगभग 3.5 से 4 टन तक जो है किसान भाई जो है उपज ले सकते हैं और अपने आर्थिक आय को जो है उनको बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में किसान भाई अगर खेती करते हैं तो उसके लिए फसल की वैज्ञानिक पद्धति या वैज्ञानिक खेती की जो तरीका है उसको किस प्रकार से करेंगे या फिर उसका वैज्ञानिक प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे। आप देखें तो बाढ़ भी जो है वो 2 तरह से आता है। एक तो होता है आंशिक बाढ़ और दूसरा होता है कि जिसे बाढ़ आने से संपूर्ण फसल बर्बाद हो जाती है। तो जहाँ पर आंशिक बाढ़ की स्थिति है वहाँ पे किसान भाई क्या करें कि जब बाढ़ का पानी कम हो जाए तो वहाँ जो भी खाली स्थान है तो अगर उनके पास पुराने बिचड़े उपलब्ध हैं तो उनका फिर से रोपण कर दें। एक तो ये विधा अपना सकते हैं और उसमें क्या करें, फिर 20 किलोग्राम जो है नत्रजन का प्रयोग करें तथा 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 2.5 किलोग्राम जो बुझा हुआ चूना जो है 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर अगर छिड़काव कर दें तो एक अच्छा जो है फसल उत्पादन होता है। कि जहाँ फसल की बाढ़ की वजह से पूरी फसल बर्बाद हो गई है तो ऐसी स्थिति में किसान भाई क्या करें कि जब बाढ़ का पानी कम होने लगे, घटने लगे बाढ़ के जाने के बाद, तो कुछ अगेती किस्में जैसे कि IR 36 है, साकेत 4 है, तुरंता है, इन प्रजातियों को लेकर जो है किसान भाई 15 अगस्त तक भी रोपण कर सकते हैं और एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, अभी समय हो चला है एक सूचनात्मक अंतराल के बाद हम इस वार्ता को और आगे बढ़ाएंगे। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया।
सहकारिता है अपने विकास की पहचान। नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसान भाइयों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में धान की वैज्ञानिक खेती के बारे में। डॉक्टर साहब, अभी आपने बाढ़ और ओधी जो विभिन्न प्रजातियां हैं उसके बारे में आपने विस्तार से बताया, लेकिन किसान भाइयों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि उन सभी प्रभेदों की, उन प्रजातियों की किसान भाई किस प्रकार खेती करेंगे ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल सके। इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को विस्तार से बताया। किसान भाई जो है 2-3 बार अच्छी से जुताई करके समतल खेत कर लें। उसके बाद जो है नर्सरी बेड, जिसको सीड बेड बोलते हैं, उसको तैयार करना होता है। तो उसके लिए थोड़ी ऊंची भूमि बनाएं तथा उस ऊंचे बेड पर क्या करें, 1 मीटर चौड़ा और आवश्यकता अनुसार लंबाई रखें तथा एक बेड से दूसरे बेड की दूरी जो है वो लगभग 40 सेंटीमीटर तक रखनी चाहिए। सामान्यतः होता क्या है कि जितना भी एरिया में आपको जैसे रोपण करना है, क्षेत्र में रोपण आपको करना है, उसका 1/10 भाग जो होता है वो नर्सरी के क्षेत्र के लिए उपयुक्त होता है। बीज के चुनाव के लिए आपको क्या करना होता है कि 600 ग्राम जो है नमक ले लें और उसको 10 से जो है 12 लीटर पानी में घोल लें तथा उसमें 25 से 30 किलोग्राम जो है सीड को उस नमक के घोल में डुबा दें और उसके बाद उसको जो है 4-5 घंटे के छोड़ने के बाद फिर अच्छी तरह से निकाल के छान लें और जो ऊपरी सतह पर बीज तैर रहा था, जो कि मतलब स्वस्थ बीज नहीं है, उसको हटा दें और 2-3 बार इसको फिर स्वस्थ पानी से धुल लें। तो इस प्रकार आपका जो है ये स्वस्थ बीज आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि बीज दर तो 25 से 30 किलोग्राम जो है सीड वो पर हेक्टेयर में लगता है आपका, यानी प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम सीड का उपयोग करके आप रोपनी कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि इन बीज का उपचार कैसे करें। तो बीजों के उपचार के लिए क्या है, 1.5 ग्राम जो है अब जो है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन तथा 20 ग्राम कैप्टन 20 लीटर पानी में घोलकर इसको जो है सीड में मिला दें। इससे क्या होगा कि बीज का उपचार हो जाएगा। वो फफूंदनाशक की तरह ये काम करता है, तो उसमें जो है रोग व्याधियाँ जो है नहीं लगती हैं तथा जो है उर्वरक क्षमता जो है मिट्टी की वो बनी रहती है। अब इसके बाद क्या होता है कि अब नर्सरी की तैयारी कैसे करें, कि नर्सरी तैयार कैसे करें। तो जुलाई आपका ये जून के पहले सप्ताह में जो है इसका जो है बिजाई कर देनी चाहिए। जून के पहले सप्ताह में आप नर्सरी के लिए सीड को डाल दें इसके। उसके बाद क्या करें, नर्सरी के सीड डालने से पहले आपको ये करना होगा कि जो भी आपका सीड है उसको आप क्या करें कि पानी में भिगो लें। तो लगभग 24 से 48 घंटे पानी में भिगोने के बाद उसको छान के निकाल लें। उसके बाद उसको गनी बैग से ऊपर से उसको ढक देना चाहिए। तो ढकने के 4-5 दिन बाद क्या होगा, उसमें अच्छी तरह से अंकुरण हो जाएगा। तो अंकुरण के बाद उसकी बिजाई करें। तो इसमें बिजाई करने के बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब तक पौधा आपका जो है 2 से 2.5 सेंटीमीटर तक ना हो जाए तब तक उसमें पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, यानी नमी उसमें बनी रहनी चाहिए। उसके बाद जब आपका जो पौधा 21 से 22 दिन का हो जाए, 21 से 22, उसको फिर क्या करें, जुलाई के पहले सप्ताह में जो है फिर उसका रोपण कर देना चाहिए। तो ये तो अब रोपण की बात हुई। अब रोपण के बाद क्या करना है कि रोपण के समय क्या करें कि लगभग 60 किलोग्राम आपका नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम जो है स्फूरिया जिसको आप फास्फोरस बोलते हैं, तथा 40 किलोग्राम पोटास NPK जो है ये प्रति हेक्टेयर की दर से इसको जो है आपको छिड़काव करना चाहिए। इसमें से क्या है कि आधा नाइट्रोजन जो है आप आधारभूत डोज के रूप में डाल सकते हैं तथा बाकी जो आधा आपका नाइट्रोजन है उसको 2 भागों में बांट लें। तो 2 भागों में बांटकर एक तो कल्ले निकलने की अवस्था में और दूसरा जो है बाली बनने की अवस्था में करें। उसी तरह जो आपका पोटास है उसका 2/3 भाग जो है आप जो है इसको आधारभूत डोज या बेसल डोज इसको बोलते हैं रूप में उपयोग कर लें तथा बाकी 1/3 भाग को जो आप है वो जो है ये दाना बनने की अवस्था में करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका एक तो फसल जो है आपका रोग व्याधियों से बची रहती है तथा फसल उत्पादन भी अच्छा होता है। किसान भाइयों, अभी समय हो चला है एक सूचनात्मक अंतराल का। अंतराल के बाद हम इस वार्ता को और आगे बढ़ाएंगे। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या करूं? हाँ मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी 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 हाँ
जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में धान की वैज्ञानिक खेती के बारे में। डॉक्टर साहब, अभी आपने बाढ़ अवरोधी प्रजातियों की खेती के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किसान भाइयों के लिए है कि जब बीचे डालते हैं नर्सरी में और बीचड़े तैयार हो जाते हैं तो उनको जब वो किसान भाई मुख्य खेत में ले जाते हैं तो उस समय किसान भाइयों को किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए? ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपने तथ्य छेड़ा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आपका जो मुख्य खेत है जहाँ पे बिचड़ों को ले जाना है तो उसमें क्या करें, एक तो गहरी जुताई करनी होती है, तो 2-3 बार गहरी जुताई करें और एक से दूसरे गहरी जुताई में लगभग जो है 4 से 5 दिन का अंतराल रखें। इससे क्या होगा, एक तो खरपतवार का प्रकोप बहुत कम हो जाता है। उसी प्रकार से जो मेड़ का आपका मेड़बंदी है उसके मतलब जो भी एरिया उसका क्षेत्र उसको भी साफ़ सफाई रखनी होती है, इससे भी प्रकोप कम होता है। दूसरा क्या है कि आपने बिचड़ों को जब रोपण किया तो उनकी दूरी कितनी होनी चाहिए तो भी ध्यान रखें। तो वैसे सामान्यतः जो बिचड़ों की दूरी वो 20x15 सेंटीमीटर पर रखी जाती है, लेकिन जहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने कहा कि बाढ़ग्रस्त की स्थिति है, आपके पास प्रजातियाँ जो है बाढ़ अवधि अगर नहीं भी हैं तो कुछ प्रजातियों को करना है तो उनमें बिचड़ों के एक तो आपको ज़्यादा दिन का बिचड़ा लेना पड़ेगा जो कि 30 से 35 दिन का होगा, और दूसरा क्या होगा, उनके रोपण से जो इनके पौधे टू पौध दूरी है वो कम करनी पड़ेगी। तो जहाँ हम 20x15 ले रहे थे वहाँ पर अब हम क्या करेंगे 15x10 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएंगे। इससे क्या है, अच्छा फसल उत्पादन होगा और रोग व्याधि से भी पौधों को उतना नुकसान नहीं होगा। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को बाढ़ अवरोधी धान की विभिन्न प्रजातियों और उनकी वैज्ञानिक खेती और फसल प्रबंधन के बारे में इतने विस्तार पूर्वक हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अब आपके मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है कृषि आधारित लोकगीत एवं नृत्य।
किसान भाइयों, हम प्रत्येक अंक में आपके लिए कुछ न कुछ नई जानकारियाँ लेकर आते हैं अपने कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से। ज़रूरत है आपको हमारे कार्यक्रम से जुड़ने की और जुड़कर पूरा फ़ायदा उठाने की। तो आज के अंक में इतना ही, लेकिन चलते चलते किसान भाइयों, हम आपसे एक बार फिर निवेदन करना चाहेंगे, यह कार्यक्रम आपका है। आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं अपने पत्रों के माध्यम से। आप हमें पत्र लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, छजुबाग, पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी भी है kd_patna@yahoo.com। तो किसान भाइयों, इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।